जी, तो ये आपके पास किसी भी ऑर्बिटल की शेप बताता है। आपके पास चार ऑर्बिटल होते हैं, एस पी डी एफ। ये आपके पास चार ऑर्बिटल है। तो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, अगर एल की वैल्यू 0 है तो ये एस है, एल की वैल्यू 1 है तो ये पी है, एल की वैल्यू 2 है तो ये डी है, एल की वैल्यू 3 है तो ये एफ है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है। एस ऑर्बिटल जो है ये उसके बारे में बताता है कि उसकी शेप स्फेरिकल होती है। पी के बारे में बताता है कि उसकी शेप डम्बल नेचर की होती है। और डीएफ के बारे में बताता है कि उसकी शेप काफी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड किस्म की होती है। तो ये आपके पास है दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर आपके पास एन 1 है तो एल की वैल्यू आपके पास होगी 0। अगर आपके पास एन 2 है तो इस एन 2 का मतलब है कि इसके अंदर एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 मौजूद है, एल 2, 0 और 1। इसी तरह एन 3 का मतलब है कि इसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर की 3 वैल्यूज मौजूद है। मजीद डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्या है कैसे है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है। हमने अपने जो है स्टिक टू द पॉइंट हमने रहना है। तो इसमें एल की वैल्यू है 0, 1, 2 और 0, 1, 2, तीन वैल्यूज। एन इज इक्वल टू 4। एन इज इक्वल टू 4 का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे एजीमुथल की चार वैल्यूज हैं, 0, 1, 2 और 3। तो ये आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर का मतलब है। आगे आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी एजीमुथल क्वांटम नंबर में मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो चीज एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को बताती है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसी तरह जो एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन को बताएगी, उसको डिस्क्राइब करेगी, उसको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। और इसे हम डिस्क्राइब करते हैं एम एल से। एल मतलब एंगुलर मोमेंटम ही है, लेकिन अब ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बता रहा है। तो वो कौन बता रहा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये डायरेक्शन प्लस माइनस भी हो सकती है। अगर आपको पता है ये क्लॉकवाइज है तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस। तो ये इसकी डायरेक्शन होगी एम एल इज इक्वल टू 0, +-1, +-2, +-3 और इस तरह आगे वैल्यू चलती है। तो आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का बेसिक पर्पस आपको पता चल गया। आगे है स्पिन क्वांटम नंबर। अभी तक हम देख चुके कि आपके पास जो चीज एंगुलर मोमेंटम में थी वो थी किसी भी इलेक्ट्रॉन का अपने न्यूक्लियस के गिर्द घूमना। अब एक बात रह गई कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमता है और उसे हम स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग को और उस स्पिन की डायरेक्शन को, दोनों चीजों को, उसकी स्पिनिंग और उसकी स्पिनिंग की डायरेक्शन को जो चीज डिस्क्राइब करती है उसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। और उसे हम शो करते हैं एम एस से। याद रखिएगा ये बात कि स्पिन क्वांटम नंबर उसके स्पिन को बताता है, उसकी रोटेशन को बताता है अपने एक्सिस के गिर्द। तो इसमें आपके पास दो ही वैल्यू होती हैं स्पिन के लिए, वो होती हैं +-1/2। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में आपके पास मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, या तो वो होगी उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज या होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये +1 -1/2 का मतलब है +1/2 एक डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो -1/2 ऑपोजिट डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये आपके पास चार सेट थे क्वांटम नंबर के। इसी बुनियाद पर आपके पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये सीएसएस में 4 नंबर का आ जाता है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की यहाँ पे दो डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगा। बुक में एक लिखी है, दूसरी आपने पहले से पढ़ी हुई है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपके पास क्या कहता है? और दिस पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विल यूज इन बोस फर्मी ड्रैग और बोस आइंस्टाइन। जो आपके पास स्टैटिस्टिक्स हैं, जो सबसे लास्ट लेक्चर होता है मेरा, उसमें मैं इसको दोबारा बताऊंगा कि ये कैसे उधर यूज हुआ है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि आपके पास एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, एक ही डायरेक्शन में स्पिन नहीं करेंगे। बस ये वो कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि अगर वो एक ही डायरेक्शन में स्पिन करना चाहते हैं तो एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर एक ही ऑर्बिटल में दोनों एग्जिस्ट करना चाहते हैं तो दे विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सॉरी दे विल स्पिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये पहली पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन आपके पास क्या है जो इस बुक में है?
वो ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास कोई से 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कोई भी एटम है और उसमें कोई से 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनके चारों क्वांटम नंबर का सेट एक जैसा नहीं हो सकता। इस बात को समझें। आपके पास एक एटम है, एक एटम के कोई से 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, उन दोनों इलेक्ट्रॉन के आप क्वांटम नंबर का सेट निकालें, 4 का सेट, तो उनमें कोई ना कोई एक वैल्यू सेट में जो है दोनों के इलेक्ट्रॉन की जो है वो मुख्तलिफ होगी। कैसे मुख्तलिफ होगी, आपको अभी बता दिया कि उनका स्पिन क्वांटम नंबर लाजमी चेंज होगा। जैसे n1 है, तो इसका मतलब आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो आपके पास एजीमोटल क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि n1 का मतलब ए की एल की वैल्यू, ml भी 0 हो गया, ms प्लस 1/2। तो उसी ऑर्बिटल में अगला इलेक्ट्रॉन आया, तो वो ये भी उसका ये हो सकता है सेम, ये भी उसका सेम हो सकता है, ये भी सेम हो सकता है, लेकिन उसी ऑर्बिटल में उसका ये जो है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर, वो आपके पास सेम नहीं हो सकता। तो ये आपके पास था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये आपको 10 नंबर का क्वांटम नंबर पे लाजमी सवाल होता है, सीएसएस में तो लाजमी आने वाला है। तो किसी भी, वैसे भी मैं कहता हूँ कोई टॉपिक मेरा तैयारी से ना छोड़ें, अगर एक भी छोड़ेंगे तो आप खुद जिम्मेदार हैं। जितने टॉपिक मैं करा रहा हूँ उन सबको करें, कोई एक चीज को भी ना छोड़ें। जो मैं लेक्चर में बोल रहा हूँ उसको लाजमी ज़हन में रखें, उसकी प्रैक्टिस करें जो न्यूमेरिकल में भेजता हूँ। तो ये आपके पास जनाब था क्वांटम नंबर्स। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन क्वांटम नंबर या ऊपर पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में, तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो, वरना मैं आगे चलूं प्लीज। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन? जी टॉपिक थोड़े ड्राई हैं और मुश्किल भी है मुझे पता है, लेकिन क्वेश्चन लाजमी पूछें, कोई आपके जहन में सवाल हो। सर ये पॉली सर वन क्वेश्चन। एक्सक्लूजन जो है सर, जी जी इसको कितना लिखना होगा सर? 4 नंबर का है, तो इसमें थोड़ा सा है, इसमें और कोई एक्सप्लेनेशन है इसके लिए जो मतलब उसमें नहीं, ऐड कर सके हम सर? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 4 नंबर के लिए काफी है। पहली डेफिनेशन दें, मैंने जो डायग्राम बताई है उस डायग्राम को बनाएं कि एक स्पिन में एक ही आएगा, मैक्सिमम आएगा तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मजीद इसकी डिटेल मौजूद तो है, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है काम, जो कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। तो इसको इतना ही लिखें, 2 पॉइंट लिखें, 3 4 5 हेडिंग्स बन जाती हैं आपके पास। हाइड्रोजन एटम की ये मिसाल को डिस्कस करना शुरू कर दें और आपको आराम से हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू हाँ सर। जी। जी अकील। सर ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइएगा, हाँ एजीमुथल या क्वांट इसकी जो रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसी भी एटम के एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को बताता है, बस ये याद रखें। एटम के इलेक्ट्रॉन जो है उसके एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा, ये ऑर्बिटल की शेप बताता है, ठीक है ना, कि किस ऑर्बिटल की क्या शेप होगी आपके पास। और ये इसके 2 काम है। फिर इनकी शेप्स को डिस्क्राइब करें, और पहला जो इनका है कि किस तरह मैग्नीट्यूड को बता रहा है उसकी डेफिनेशन लिखें, और इसके अलावा कुछ भी नहीं इसमें जो लिखने। बाकी आप लिखें हाउ एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड जो आपके पास पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिलेट विद ईच अदर। तो आप मिसाल दें, n इज इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी, n इज इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू 0 और 1 होगी, n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 1 और 2 होगी। इस तरह करके आप खुद ही अपने क्वेश्चन को लेंथी भी करेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप उसकी सिग्निफिकेंस लिखें, उसकी मिसाल दें, फिर दूसरी सिग्निफिकेंस लिखें कि इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, फिर मिसालें दें, फिर तीसरी सिग्निफिकेंस लिखें रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एग्जांपल्स दें। ये 3 हेडिंग्स आपके पास बनेंगे। सर इसमें भी सब हेडिंग्स बनाएंगे, जी मैं, एजीमुथल है या हाँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है? हर चीज में सब हेडिंग्स बनती हैं। सब हेडिंग्स जस्ट फैसिलिटेट एग्जामिनर। आप अगर अपने पैराग्राफ में बातें लिखेंगे तो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके पैराग्राफ्स को पढ़े। तो हर चीज को हाईलाइट करके, हर चीज को पेज वर्क पर जो है उबार के लिखें, उसको नुमाया करके लिखें, उसको एक रेसिपी तैयार करके दें कि आपकी
जो बोंगी बातें हमारी जो होती हैं उसको वो पढ़ने की फुर्सत ना मिले और नंबर भी आपको मिल जाए। जी सर ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। आगे टॉपिक है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। एक आधा बार पेपर में आया है, एमसीक्यूज के लिए अहम है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता क्या है? आपके पास एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और आपको पता है जब चार्ज पार्टिकल हरकत करता है तो करंट पैदा होता है, और जब चार्ज पार्टिकल रुका रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। ये आपको पता होगा। एक चार्ज पार्टिकल अगर स्टैटिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा करता है, और अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो आपके पास इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स यानी करंट पैदा करता है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन का लूप में घूमना और एक करंट का पैदा करना, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग, जब करंट इस पाथ में घूमेगा तो सॉरी इलेक्ट्रॉन, तो करंट आई जनरेट होगा, और इसके अंदर ये जो पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा उसका एरिया ए है। तो इस प्रोडक्ट ऑफ करंट और प्रोडक्ट ऑफ एरिया ए इन विच इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटिंग, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसे म्यू से जाई करते हैं, और म्यू की वैल्यू है आई इंटू ए। यहाँ से ऐसा यूनिट निकालें, इसका यूनिट क्या बनेगा? करंट का एम्पियर है, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट बन गया। एमसीक्यूज के लिए बातें हैं। इसकी डायरेक्शन निकालनी है, क्योंकि आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये बताती है कि जब इलेक्ट्रॉन इस सर्कल में घूम रहा है तो आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जिस सीमत में घूम रहा है अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, तो ये जो अंगूठा है ये आपको इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताएगा। या ये तो पॉजिटिव जी एक्सिस में होगी या ये नेगेटिव जी एक्सिस में होगी आपके पास, ठीक है ना। तो ये आपके पास डायरेक्शन है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है पेपर में, डेफिनेशन लिखें, यूनिट लिखें, डायरेक्शन लिखें। आगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम, कि आपके पास जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन वो आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पैदा कर रहा है, साथ साथ उसका कोई एंगुलर मोमेंटम है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट म्यू और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान रिलेशनशिप क्या है? तो मैंने रिलेशनशिप लिखा है म्यू इज इक्वल टू ई एल ओवर 2m। आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम होता है। लेकिन अभी हम इसको करते हैं, ये कैसे होता है। तो आपके पास म्यू इज इक्वल टू है आई ए। करंट आपके पास होता है चार्ज ओवर टाइम। तो देखिए चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ई, क्यू तो आएगा नहीं, ई ओवर टी। तो टी आपके पास टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है आपके पास फ्रीक्वेंसी। तो ई आई एफ हो गया, और आपको पता है ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई एफ के बराबर। तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करें तो आई आ गया ई ओमेगा ओवर 2 पाई। ओमेगा जो है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालें, वी ओवर आर आ गई, इसको यहाँ पे पुट करें तो आपके पास ई आई आ गया ई वी ओवर 2 पाई आर। ये आपके पास जो है वो आ गया एक करंट। अब आपके पास था क्या? करंट इनटू एरिया। तो करंट को एरिया से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनता है। तो यहाँ पे आपके पास करंट है आई, और एरिया से मल्टीप्लाई किया। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई काटा, आर से आए, तो आपके पास जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा वो आएगा ई वी ओवर 2, ई वी आर ओवर 2। अब देखें ये एक एंगुलर मोमेंटम जनरेट कर रहा है, मुझे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लाना है। तो आपको पता है कि जब ये घूम रहा है तो ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और एक एंगुलर मोमेंटम पैदा कर रहा है जो कि एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। तो एल इसका रेडियस है, और रेडियस की आपको पता है डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंट्रल, सेंटर की तरफ होती है। और पी मोमेंटम है, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी होता है, और इधर एम वी में वी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जिस सीमत में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है टेंजेंटियल डायरेक्शन होगी, आपको पता है वेलोसिटी की। तो इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा? एम वी आर साइन 90 डिग्री। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ जाएगा एम वी आर। यहाँ से वी आर की वैल्यू निकालें, एल ओवर 2, एल ओवर एम। एल एंगुलर मोमेंटम है, इस एल की वी आर की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो एल ओवर एम आ गया। तो आपके पास आंसर आ गया ई एल ओवर 2 एम।
तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम सॉरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या आ गया, EL/2m। ये जो EL/2m है, इसमें L जो है ये आपके पास जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के, ठीक है। जितना ज्यादा एंगुलर मोमेंटम होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा। और अगर आप इसे लिखना चाह रहे हैं इसकी जो है वेक्टोरल फॉर्म में, जो कि पेपर में लिखना चाहिए हर जगह पे, तो इसकी वेक्टोरल फॉर्म क्या होगी, EL/2m माइनस साइन आ जाएगा। माइनस का मतलब यह है कि अगर आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन प्लस जी है, तो आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसकी डायरेक्शन माइनस जी होगी। क्योंकि जिस तरह आपके पास अभी मैं चलूंगा लेंजेज लॉ में, तो लेंजेज लॉ जब एक चीज भरती है तो उसको अपने काज को इफेक्ट की मदद से कम करता है। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम भी जब आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जनरेट होगा तो एंगुलर मोमेंटम इस तरह पैदा अपनी डायरेक्शन करेगा कि म्यू एल की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो इसलिए इन दोनों की डायरेक्शन म्यू एल और एल की जो है वो ऑपोजिट होती है। तो ये माइनस जो इफेक्ट है ये आपको ये बता रहा है। तो आपके पास वेक्टोरल फॉर्म जो एंगुलर डायपोल मूवमेंट की है वो आपके पास ये आ जाएगी। उसके बाद आपके पास पेपर में आता है बोहर मैग्नीटोन के बारे में कि बोहर मैग्नीटोन की वैल्यू क्या आती है। यहाँ पे आपके पास म्यू जो है म्यू इज इक्वल टू EL/2m। एल जो है एल एक एंगुलर मोमेंटम है, और मैंने आपको बताया था कि एंगुलर मोमेंटम जो है उसका मैग्नीट्यूड कौन डिफाइन करता है, उसका मैग्नीट्यूड एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफाइन करता है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के कैसे बराबर होगी, एल बराबर होगा √L इंटू L+1 इंटू H बार। तो आपके पास L जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, कैसे रिलेट है वो एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड से, जो ऊपर हम करके भी आए हैं। तो L इज इक्वल टू √L इंटू L+1 इंटू H डैश, ये आपके पास वैल्यू है। तो इधर वैल्यू पुट कर दें L की, तो ये वैल्यू आपने पुट की। यहाँ से EH/2m, ये EH/2m इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी कांस्टेंट है। H बार जो है आपको पता है, मैंने आपको कल कराया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, H बार बराबर होता है आपके पास H/2 पाई के। तो इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। H की 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जॉल सेकेंड होती है। 2 पाई को इससे डिवाइड करें और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास ये जो फैक्टर है इसको हम कहते हैं म्यू बी, और इसको कहते हैं हम बोहर मैग्नीटोन। तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू बोहर मैग्नीटोन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ दीज कांस्टेंट्स हियर। तो आप आसानी से बोहर मैग्नीटोन की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपने इस क्वेश्चन को यहाँ तक ही करना है जहां तक मैंने कराया। अब देखें बोहर मैग्नीटोन पे सवाल आए, आपने करना कैसे है। बोहर मैग्नीटोन की डेफिनेशन लिखें, उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखें, वेक्टोरल फॉर्मूला लाजमी लिखें बोहर मैग्नीटोन का ये, उसके बाद वेक्टोरल फॉर्मूला लिखें जो एंड पे हमने निकाला है, यूनिट लिखें, डायरेक्शन लिखें, फिर एक्सप्लेनेशन करें, पूरा डिफाइन करें, बोहर मैग्नीटोन की वैल्यू निकालें, वेक्टोरल फॉर्म की वैल्यू निकाल के और फिर कंक्लूड करते हैं। तो ये आपके पास मुकम्मल था बोहर मैग्नीटोन। इस पे मैंने एक एग्जांपल भी आपको दिया है, इसकी एग्जांपल आप करके मुझे सबमिट कराएं कि बोहर मैग्नीटोन होता क्या है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछें प्लीज। जी एनी क्वेश्चन प्लीज। नो सर, कोई क्वेश्चन। हाँ चलें अब आगे चलते हैं। जी लेक्चर सर आज काफी नहीं है इतने ही? बस थोड़ा सा मुझे करने दें, मैं थोड़ा सा बस। अच्छा आगे है, मैं ये लेक्चर कल का ही है लेकिन फिर मैं भी थोड़ा कर रहा हूँ क्योंकि अभी है हम में एनर्जी। लेजर, लेजर का टॉपिक पेपर 1 का टॉपिक है, टॉपिक पेपर 2 का है, बट एग्जामिनर दरअसल एडिक्टेड है कि वो पेपर 1 में ही पूछता है लेजर को। फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी पेपर 2 का टॉपिक है, कॉन्सेप्ट इसके पेपर 2 में है, लेकिन एग्जामिनर इसे पेपर 1 में पूछता है। बोल्स, आइंस्टाइन, मैक्सवेल पेपर 2 का है, लेकिन वो बाज़ औक़ात पेपर 2 में भी पूछ लेता है, पेपर 1 में पूछ लेता है, ये उसकी अपनी मर्जी है। तो एज अ कलेक्टिव ये एक आपकी प्रिपरेशन है। लेजर का एक्रोनियम क्या होता है, इसका मतलब क्या है, ये पेपर में बहुत बार आया है। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये आपको 2 नंबर का आ जाता है। लेजर पे सवाल 3 तरह से आता है। लेजर इंतहाई अहम टॉपिक है,
लेजर की एप्लीकेशंस क्या है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, लेजर कैसे काम करती है। तीसरा सवाल, हीलियम नियॉन गैस लेजर को एक्सप्लेन करें। ये 3 सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है, तीनों में से एक 10 नंबर का पूछता है। हीलियम नियॉन गैस लेजर एक अलग सवाल है, लेजर का प्रोसेस पूरा एक अलग क्वेश्चन है, लेजर के एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस तक आज मैं कराऊंगा, वो आपसे पूछ सकता है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो लेजर का एक्रोनियम अलग से पूछ सकता है 2 नंबर का, 2 नंबर एक लॉन्ग क्वेश्चन की हैसियत नहीं रखते। तो ये आपके पास लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इस पूरे लफ्ज को जब मैं वर्किंग एक्सप्लेन करूंगा आपको इसको बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा इसका नाम है। लेजर की प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले लेजर यूनि डायरेक्शन होती है, एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। मोनोक्रोमेटिक होती है, पेपर 1 में मैंने आपको बताया था कि मोनोक्रोमेटिक वो चीज होती है जिसकी एक ही वेवलेंथ हो। तो लेजर जिस प्रोसेस से पैदा होती है उन तमाम फोटॉन्स की वेवलेंथ एक ही होती है। नंबर 3, लेजर फोकस एबल होती है, इसकी डेंसिटी इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, एक ही पॉइंट पे फोकस कर सकती है। और इसके अलावा फेज कोहेरेंट होती है। फेज कोहेरेंट मैंने आपको इंटरफेरेंस में बताया था। फेज कोहेरेंट होगी तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पैटर्न नहीं बनेंगे, एक ही पैटर्न बनेगा और वो फोकसेबल होगा। ये आपके पास 4 पॉइंट हैं किसके, लेजर की प्रॉपर्टीज के। उसके बाद लेजर 3 तरह की हैं, गैस लेजर होती है, लिक्विड लेजर होती है, सॉलिड लेजर होती है। हमारे सीएसएस के सिलेबस में और हमारे पास पेपर्स में जो चीज पूछी गई है वो है गैस लेजर। और गैस लेजर में जो हमारे पास मिसाल है वो है हीलियम नियॉन गैस लेजर, वो इसके बारे में पूछने का आदी है। उसके बाद एप्लीकेशंस, लेजर की कुछ एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे 9-10 एप्लीकेशंस हैं। आप इसकी हेडिंग्स बनाएं अलग से और अलग से पेपर में लिखेंगे, अलग से नोट्स अभी ना बनाएं, फजूल है, पेपर में हेडिंग दें। जैसे मैंने कहा सिग्नल ट्रांसमिशन, ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए सिग्नल तेज से तेज ट्रांसमिट हो, हम अपने सिग्नल्स को लेजर पर सवार करते हैं और वो लेजर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इससे आपका डाटा बहुत जल्दी जाता है, प्रोटेक्टेड रहता है और डाटा जो है उसकी फास्टेस्ट स्पीड होती है और डाटा जो है कहीं पे ब्रेक डाउन नहीं होता। जैसे FM AM के सिग्नल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं क्योंकि उसका मीडियम एयर होता है, यहाँ पे मीडियम आपके पास लेजर होता है। उसके बाद लेजर जो है मेडिकल साइंस में इस्तेमाल होती है। आपको पता है कि कैंसर के टिश्यूज जो हैं उनके ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती है लेजर के लिए, लेजर से, जिससे वो जो भी आपके पास टिश्यू हो वो डिस्ट्रॉय होते हैं। इसके अलावा किडनी जो है लिथोट्रॉप्सी में लेजर को बाज दफा इस्तेमाल किया जाता है किडनी के स्टोन को ब्रेक करने के लिए। उसके अलावा लेजर को वेल्डिंग, ड्रिलिंग और कटिंग में, माइनिंग, इंजीनियरिंग में लेजर को इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है, जियोग्राफिकल जो जियोलॉजिकल इक्विपमेंट है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। लेजर को ओशन की डेप्थ मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गारमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, मैंने आपको अभी बताया, मुख्तलिफ जम्स को काटने के लिए, मुख्तलिफ स्टोन्स को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिंगरप्रिंट्स आपके जब बायोमेट्रिक तस्दीक होती है तो उसमें जो लेजर लाइट निकलती है वो आपके जो फिंगरप्रिंट है उसकी तस्दीक करती है। उसके अलावा आपके पास लेजर को आप अपने डैम्स में पानी या ओशन में जो पानी की मूवमेंट है, सुनामी वगैरह को डिस्कवर करने के लिए, और मेट्रोलॉजिकल जितने भी इक्विपमेंट हैं, वेदर फोरकास्टिंग जो है उसमें आप लेजर का इस्तेमाल करते हैं। लेजर को मिसाइल गाइडेंस में इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइल या ड्रोन अटैक्स जहाँ पे करने हो, उन ड्रोन्स को जो रास्ता दिखाता है या उनकी जो गाइडेंस करता है वो लेजर होती है। लेजर को कंप्यूटर आउटपुट के तौर पर, प्रिंटर में लेजर, आपको पता है लेजर प्रिंटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेजर को कॉम्पैक्ट डिस्क में डाटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर ये इस्तेमाल होता है। उसके अलावा लास्ट वाला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, लेजर को न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर की जरूरत होती है और दिस टेम्परेचर कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड विदाउट हेल्प ऑफ लेजर। तो हम टोकामैक इस्तेमाल करते हैं, मैंने लेक्चर 2 या 3 में पूरा एक्सप्लेन किया था। टोकामैक के अंदर हम प्लास्टिक का टोकामैक होता है, उसके ऊपर लेजर की बम्बार्डमेंट करते हैं, तो इस तरह उस टोकामैक के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिससे हमारा लॉसन क्राइटेरिया अचीव होता है। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। तो लेजर को इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है।
तो आज मैंने इतना ही इसको कराना था, काइंडली इसे ज़रा देखें। कल से इंशाल्लाह मैं लेज़र का प्रिंसिपल आगे, फिर आगे काफ़ी टॉपिक्स हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो इन सब को आगे हम करेंगे। कल से इंशाल्लाह इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैग्नेटिज्म वाला, मैक्सवेल इक्वेशन बहुत ज़्यादा आगे है। तो इंशाल्लाह जो आगे 7 हमारे पास लेक्चर है, मुकम्मल कोशिश करूँगा मुकम्मल हो। अगर नहीं भी मुकम्मल होता कोई लेक्चर, तो मैं मेरे पास एडिशनल लेक्चर होते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जी, कोई क्वेश्चन किसी का? जी, नो सर। एनी क्वेश्चन? माजर चाहता हूँ आप सबको बोर करने के लिए, लेकिन आपकी तैयारी का ये प्रोसेस है, उसको करना पड़ना है। जी, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, वरना मुझे इजाजत है। सर ये बोहर मैग्नेट्रॉन सर अलग सा टॉपिक है सर, ये इसी के साथ इंक्लूड है सर? कौन सा? ये बोहर मैग्नेट्रॉन जो आपने बताया सर। Bohr magneton is a separate topic. It is entirely ठीक है different सर। and separate topic for in the perspective of examiner. ये एग्जामिनेशन के राह से एक अलग है, अलग ही आएगा, आपको किसी के साथ मर्ज होके नहीं आएगा। ओके सर। सर ये बोहर मैग्नेट्रॉन की हेडिंग नहीं दिखाई दी, मैंने कोशिश की है लेकिन मुझे नजर नहीं आई। बोहर मैग्नेटोन की? यस सर। बोहर मैग्नेटोन जो है, ये है बोहर मैग्नेटोन। इसकी हेडिंग आपको खुद देनी पड़नी है, ये बोहर मैग्नेटोन है, ठीक है। ये मैंने अलग से लिखा हुआ है, इसे हाथ से लिखा हुआ है, ये आप जब देखेंगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सर वैसे नोट्स में नहीं लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है, ये देखें, ये बोहर मैग्नेटोन है। जी जी सर, ठीक है। ये थैंक यू। बोहर मैग्नेटोन है, ठीक है। जी जी, हाँ, चलें स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। इंशाल्लाह सर, थैंक हाँ, यू। कल पढ़ते हैं। अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, काइंडली फिजिक्स को रोज देखें, इसमें मेरी भी इज्जत होगी, आपकी भी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह सर, थैंक यू।